हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 23 नवंबर 2020। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोट भी दिया गया है जिसे आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, गवर्नमेंट एक्सप्लोरिंग वेज फॉर इमरजेंसी ऑथराइजेशन। The Union government is exploring the modalities of emergency authorization and usage of anti-coronavirus vaccine pending completion of phase 3 clinical trial and regular license. So Union government emergency authorization के लिए modalities तैयार कर रही है, जो emergency vaccines को deploy करेगी, deliver करेगी हॉस्पिटल्स में और भी नर्सिंग होम्स में। और ये फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के कंप्लीशन के बहुत नजदीक आ चुकी है। जो 3 फेज का जो ट्रायल होता है 3 फेज में, तो पहले तो हो चुकी है, फेज 3 भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। जैसे ही कंप्लीट होगी वैसे ही ये एंटी कोरोना वैक्सीन मार्केट पे लॉन्च हो जाएगी और इमरजेंसी ऑथराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। द इशू ऑफ एडवांस परचेज कमिटमेंट फॉर वैक्सीन इंक्लूडिंग प्राइसिंग was also discussed at the recent meeting attended by Niti Aayog member Health Vinod Paul, Principal Scientific Advisor to the Government K. Vijay Raghavan and Union Health Secretary Rajesh Bhushan। तो इन सब के मीटिंग के वक्त इसका प्राइस भी इंक्लूड किया गया था, प्राइस के बारे में भी डिस्कस किया गया था और इसकी कमिटमेंट के बारे में भी डिस्कस किया गया था। The terms of reference for two major bodies dealing with vaccine introduction, the National Technical Advisory Group on Immunization and Central Drug Standards and Control Organization, will be the set and the roles clearly defined for authorization and emergency authorization. So, ये जो दो major bodies है, National Technical Advisory Group on Immunization and Central Drug Standards एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये दो बॉडीज वैक्सीन को इंट्रोडक्शन करेगी, वैक्सीन इंट्रोड्यूस करेगी, जो अपना रोल्स और अपना रोल सेट करेगी ऑथराइजेशन एंड इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, uproar over Kerala law to curb abusive content. Kerala government Arif Muhammad Khan recently signed an ordinance amending the law to give the police more power to prosecute persons who exploit various communication platform to slander fellow citizens. So केरला के गवर्नर ने एक नया लॉ इंट्रोड्यूस किया है जिसमें उन्होंने पुलिस को और ज्यादा पावर दिया है कि वो सोशल मीडिया में जो हेट फैलाया जाता है, जो कंटेंट्स जो होते हैं जो कि बहुत ही अब्यूजिव कंटेंट्स होते हैं, जैसे कि कोई रिलीजन को लेके कंटेंट हो, गलत कंटेंट हो, या कोई इंसान किसी और के अगेंस्ट कुछ बुली टाइप कमेंट कर रहे हो, तो ये सब जो पोस्ट होते हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो वो एरिया के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि कुछ कुछ पोस्ट की वजह से बहुत सारे झगड़े भी हो जाते हैं, बहुत सारे दंगे भी हो जाते हैं। तो ये सब जो अब्यूजिव कंटेंट है जो सोशल मीडिया में फैलाया जाता है, इसके आधार पे केरला गवर्नर ने एक नया लॉ निकाला जो पुलिस को बहुत ज्यादा पावर देती है कि आप वो पर्सन को प्रोसिक्यूट करें, उसे पकड़े और उसे सजा दें। द ऑर्डिनेंस हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू प्रोविजन, सेक्शन 118A to the act. The amendment proposed 3 years of imprisonment and fine of up to 10,000 rupees for those convicted for producing, publishing and disseminating derogatory content through any means of communication to intimidate, insult or defame any person. So ये 118A के सेक्शन में ये लॉ लॉन्च किया गया है, जिसके आधार पे आपको 3 साल की जेल और 10,000 रुपए की फाइन लग सकती है अगर आप पकड़े गए प्रोड्यूस, पब्लिश या डिसेमिनेट करने कोई एक कंटेंट को करने में। अगर आप पब्लिश कर रहे हैं गलत कंटेंट, आप किसी पर्सन को इंटिमिडेट कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं, या फिर कोई
कास्ट, रिलीजन किसी को भी कर रहे हैं तो आपको 10,000 रुपए की फाइन या फिर 3 साल की जेल भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, Arunachal Pradesh CM pushes for highway along Tibet border. Given Beijing's claim over it, Arunachal Pradesh has been wary of increased activities by the People's Liberation Army across the line of actual control. Since the Ladakh standoff in May, so मई में जब ये लद्दाख का स्टैंड ऑफ स्टार्ट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच, उसके बाद बेजिंग ने लद्दाख के एक हिस्से को अपना हिस्सा बना लिया था। उनका कहना था कि ये मेरा हिस्सा है, उनको कब्जा कर लिया था। लेकिन अभी फिलहाल बातचीत करते हुए दोनों थोड़े पीछे हट गए और चाइना ने भी अपनी आर्मी को थोड़ा बैक ऑफ कर लिया। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का कहना है कि अगर चाइना ऐसा कर सकता है तो हमें भी अपना हाईवे को रेडी रखना पड़ेगा, हमें भी अपना हाईवे को मेंटेन करना पड़ेगा, उसे तैयार करना पड़ेगा, ताकि हम लोग भी अपने सोल्जर्स को, जवान को बहुत ज्यादा जल्दी वॉर सीन में भेज सके और अगर कभी वॉर हुआ तो ये उस वजह से काम आएगा। या फिर नॉर्मली वहाँ के सिटीजन्स जो है, जो लोकल्स है, उनको भी बहुत ज्यादा एक्सेसिबिलिटी दी जाएगी, वो भी अपने ट्रेड वेड करने के लिए उसे बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। So with reports that China has started working on railway up to his state's border, Chief Minister Pema Khandu has been pushing for better connectivity to the Himalayan heights, specifically the frontier highway along the border to facilitate faster movement of troops during war-like situation and give locals more accessibility by default. So अगर कभी वॉर की सिचुएशन हुई तो ये जो हाईवे तैयार की जा रही है, ये वहाँ के ट्रूप्स को, इंडियन आर्मी को बहुत ज़्यादा मूवमेंट, फास्टर मूवमेंट देगी वॉर सिचुएशन में जाने के लिए। और अगर वॉर नहीं हुई तो वहाँ के लोकल के लिए ये नॉर्मली एक बहुत अच्छा ट्रेड रूट होगा जो लोग एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया थाईलैंड सिंगापुर naval exercise concludes. The second edition of India, Thailand and Singapore trilateral naval exercise SITMEX 20 concluded in the Andaman Sea on Sunday, and the 27th edition of India Singapore bilateral maritime exercise SIMBEX 20 is scheduled to be held in the same area from November 23 to 25. So अंडमान सी में सिटमैक्स का जो नेवल एक्सरसाइज था, ट्राइलैटरल नेवल एक्सरसाइज, जिसमें इंडिया, थाईलैंड और सिंगापुर पार्ट लिए थे, तो वो 27th एडिशन खत्म हो चुकी है, सेकेंड एडिशन खत्म हो चुकी है। और इंडिया और सिंगापुर की जो बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जो सिर्फ और इंडिया सिंगापुर के बीच होगी, जो 27th एडिशन होगी, वो 23 नवंबर टू 25 नवंबर के बीच चालू हो जाएगी। द इंडियन नेवी डिप्लॉयड indigenous anti-submarine warfare corvette INS Kamota and missile corvette INS Karmuk for the exercise held on November 21st and 22nd and hosted by the Singapore Navy. Singapore deployed a formidable class frigate Intrepid and endurance class landship tank Endeavour, and the Royal Thai Navy deployed a Chao Phraya class frigate Kraburi for the exercise. So ये सब आपके व्हीकल्स थे, जो शिप है या फिर सबमरीन्स है, जो यूज की गई थी ये नेवल एक्सरसाइज के दौरान। और ये जो ट्राइलैटरल नेवल एक्सरसाइज है सिमटेक्स जो है, ये सेकेंड एडिशन था। फर्स्ट एडिशन होस्ट किया गया था इंडियन नेवी की तरफ से, और वो हुआ था पोर्ट ब्लेयर में, और सितंबर में हुआ था लास्ट ईयर। सो ये आपकी प्रीलिम्स के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं कि फर्स्ट एडिशन कहाँ पे होस्ट हुआ था, तो पोर्ट ब्लेयर में होस्ट हुआ था, और सेकंड एडिशन अंडमान सी में होस्ट हुआ है। और फर्स्ट एडिशन ऑफ सिमटेक्स कब होस्ट हुआ था? लास्ट ईयर के सितंबर, दैट मीन्स सितंबर 2019 में हुआ था, और सेकंड एडिशन नवंबर 2020 में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, India set to launch deep sea mission. India will soon launch an ambitious deep ocean mission that
that envisages exploration of minerals, energy, and marine diversity of the underwater world, a vast part of which still remains unexplored, a top official of the Ministry of Earth Science said. So मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का कहना है कि इंडिया एक डीप ओशन मिशन लॉन्च करेगी जो अंडर वाटर वर्ल्ड, जो समुद्र के नीचे रहने वाले मिनरल्स, एनर्जी और मैरीन डाइवर्सिटी को लेके रिसर्च करेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है नीचे, और अंडर वाटर वर्ल्ड के नीचे बहुत कुछ मिल सकता है। आपको हजारों मिनरल्स मिल सकते हैं, बहुत एनर्जी प्रोटोकॉल्स मिल सकते हैं, और मरीन डाइवर्सिटी मींस बहुत ज्यादा आपको मरीन क्रीचर्स देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे कौन से क्रीचर्स है जो कि अनडिस्कवर्ड है अभी भी वर्ल्ड में, सो शायद वो भी मिल जाए। द मिनिस्ट्री सेक्रेटरी M. Rajivan said required approvals are being obtained for the futuristic and game-changing mission, and it is likely to be launched in the next 3 months. So, Miss M. Rajivan का कहना है कि 3-4 महीने में ये लॉन्च हो जाएगा ये मिशन, और ये मिशन शायद इंडिया के लिए फ्यूचरिस्टिक और गेम चेंजिंग मिशन होगा। The mission, which is expected to cost over 4,000 crore rupees, will give a boost to efforts to explore India's vast exclusive economic zone and continental shelf. So ये मिशन में 4,000 करोड़ रुपीस खर्चा होगा, और ये कहा जा रहा है कि इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और कॉन्टिनेंटल शेल्फ को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, 132 countries attended global meet on criminal finances. Over 2,000 representatives from 132 countries attended the virtual 4th Global Conference on Criminal Finances and Cryptocurrencies organized by the Interpol, Europol, and the Basel Institute on Governance from November 18 to 19. तो नवंबर 18 और 19 में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस रखा गया था जिसमें 132 कंट्रीज ने भाग लिया, और 132 कंट्रीज के 2,000 रिप्रेजेंटेटिव्स अटेंड किए थे, और ये कॉन्फ्रेंस था 4th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिमिनल फाइनेंसेस एंड क्रिप्टो करेंसीज। जो ऑनलाइन में क्रिप्टो करेंसीज होते हैं, जो बिटकॉइंस वगैरह होते हैं, या फिर क्रिमिनल फाइनेंस होता है, जो क्रिमिनल कामों के लिए जो फाइनेंस ट्रांसफर किए जा रहे हैं, ये सब के आधार पे ये 4th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस रखा गया था, जो इंटरपोल, यूरोपोल और बेसल इंस्टीट्यूट के तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इंटरपोल, यूरोपोल, दे आर द क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स ऑफ यूरोप, और द कॉन्फ्रेंस इज एन इनिशिएटिव ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन क्रिप्टोकरेंसीज एंड मनी लॉन्ड्रिंग established in 2016 by the 3 organization। तो यही 3 ऑर्गेनाइजेशन ने एक वर्किंग ग्रुप इनिशिएट किया था जो क्रिप्टो करेंसीज और मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट लड़े। Launched with an objective of strengthening knowledge, expertise, and best practice for investigation into financial crimes and intelligence on virtual assets and cryptocurrencies। तो ये लॉन्च किया गया था नॉलेज को स्ट्रेंथ करने के लिए, नॉलेज को और पावरफुल करने के लिए, एक्सपर्ट बनाने के लिए ये सब चीज़ों में, और प्रैक्टिस कराने के लिए इन्वेस्टिगेशन कैसे किया जाए ये फाइनेंशियल क्राइम्स और इंटेलिजेंस वर्चुअल एसेट और क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट में। तो ये सब चीज़ों से सोशल नेटवर्क को या फिर इंटरनेट को बचाने के लिए ये क्रिमिनल फाइनेंस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इन वैक्सीन रेस लास्ट लैप द की स्टेप्स फॉर इंडिया। Evaluation of candidate vaccine for COVID-19 should be done on technical parameters and programmatic suitability. An ideal vaccine would provide all of these. So, अब जब वैक्सीन का लास्ट लैब चालू हो चुका है, ये लास्ट प्रोसेस चल रहा है, इसके बाद वैक्सीन लॉन्च होने वाली है। सो ऐसे क्या क्या इवैल्यूएशन है जो इंडिया को नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया को कोविड-19 के अगेंस्ट अगर लड़ना है तो इससे टेक्निकल वे में और प्रोग्रामेटिक वे में लड़ना पड़ेगा, इसे टेक्निकली समझना पड़ेगा, टेक्निकली प्रोसेस करना पड़ेगा। तो एक आइडियल वैक्सीन, एक अच्छा वैक्सीन के अंदर क्या क्या होना चाहिए? इम्यूनिटी दैट इज ऑफ हाई डिग्री 90% प्लस प्रोटेक्टिव स्पेशली अगेंस्ट सिवियर इलनेस। तो एक ऐसा वैक्सीन होना चाहिए जिसका इम्यूनिटी
हाई डिग्री वाला हो, जो 90% के ऊपर इफेक्टिवनेस दिखाए, जिसका इफेक्टिवनेस 90% के ऊपर हो, और जो सिवियर इलनेस जो होता है, बहुत ज्यादा जो इलनेस होता है, उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करे। उसके बाद ब्रॉड स्केल अगेंस्ट डिफरेंट वेरिएंट्स, मतलब एक वैक्सीन से आपको 2-3 वायरसेस या 2-3 डिजीज से छुटकारा मिले, ऐसा वैक्सीन होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप एक वैक्सीन दे रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो सिर्फ एक ही चीज में सब फोकस करेगी, नहीं। उसके साथ साथ अगर सिवियर इलनेस है या फिर कुछ और डिजीज है नॉर्मल, वो भी चले जाए तो अच्छा है। एंड ड्यूरेबल, एटलीस्ट 5 years इफ नॉट लाइफ लॉन्ग। अगर लाइफ लॉन्ग ना भी हो, अगर अगर आपका वैक्सीन पूरे जिंदगी भर ना चले, एटलीस्ट 5 years तक चलना चाहिए। इतना ड्यूरेबल तो होना ही चाहिए कि 5 years तक ये वैक्सीन लास्ट करे। उसके बाद अ वैक्सीन दैट इज सेफ, लिटिल और नो साइड इफेक्ट एंड डेफिनेटली नो सीरियस एडवर्स इफेक्ट। सो एक ऐसा वैक्सीन होना चाहिए जो कि सेफ हो, जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, अगर हो भी तो थोड़ा सा साइड इफेक्ट हो, ज्यादा नहीं। और एंड 100%ली अगर इस पे ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो। मतलब आप अगर एक चीज से बचाने के लिए वैक्सीन दे रहे हैं तो उस वैक्सीन के कारण आपकी दूसरी डिजीज को बहुत ज्यादा नुकसान पड़े, जैसे कि स्पेशली इन डायबिटीज पर्सन में जो होता है। अगर आप एक वैक्सीन दे रहे हैं एक डिजीज से बचाने के लिए, उसके वजह से आपके डायबिटीज को नुकसान पहुंच रहा है, आपके डायबिटीज और हाई हो जा रही है, सो दैट इज एन एडवर्स इफेक्ट। तो वैक्सीन ऐसा नहीं कर सकता, तो ये चीज भी दिमाग में रखना पड़ता है। उसके बाद वैक्सीन दैट इज चीप, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वैक्सीन ऑब्वियसली बहुत सी फैमिलीज है जो जिसका इनकम पॉवर्टी लाइन पे होता है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहता है, जिसका इनकम बहुत ही कम होता है, जो बहुत ही एक्सपेंसिव वैक्सीन को अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं खरीद सकते। सो वैक्सीन को थोड़ा चीप रखना पड़ेगा। एंड अ वैक्सीन दैट इज programmatically suitable, single dose can be kept at room temperature or at worst needs simple refrigeration between 2 degree and 4 degree. So प्रोग्रामेटिकली सुटेबल होना चाहिए, जिसका सिंगल डोज को रूम टेम्परेचर में आप रख सकते हैं। अगर ज्यादा जरूरत पड़े तो आप उसे रेफ्रिजरेट कर सकते हैं 2 डिग्री और 4 डिग्री के बीच। नीडल फ्री डिलीवरी, जो नीडल होता है वो नीडल ना रहे, उसके नीडल फ्री डिलीवरी होना चाहिए। एंड अ वैक्सीन दैट इज अवेलेबल इन मल्टी डोज वायल्स, और ऐसा वैक्सीन होना चाहिए जो मल्टी डोज के लिए अवेलेबल हो। ये नहीं कि आप सिर्फ एक ही वैक्सीन बना के रख दिया, नहीं, आपको उसका मल्टी डोज वायल्स बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती है। एंड हैज अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ एंड इज अमेंडेबल टू रैपिड प्रोडक्शन, और उसका शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होना चाहिए और उसका प्रोडक्शन बहुत जल्दी होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक वैक्सीन बनाने में 1 साल लगा रहे हैं, नहीं, आपको वो वैक्सीन 1 महीने में के अंदर बनाना है और आपको वो सबसे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन में बनाना है। तो अगर आप ये सब चीज को पूरे परफेक्टली मेंटेन कर सकते हैं तो ये एक ड्रीम लाइक वैक्सीन बन सकता है। और ये सिर्फ इंडिया को नहीं, ये पूरे वर्ल्ड को ये फॉलो करना पड़ेगा। और फिलहाल फाइजर ने जो यूएसए के फाइजर मॉडर्ना ने जो निकाला है, उनका इफेक्टिवनेस देख के तो लगता है, और लगता है कि वो एक परफेक्ट वैक्सीन हो सकती है। लेकिन मॉडर्ना के वैक्सीन में थोड़ा साइड इफेक्ट्स है। सो लेट्स सी इंडिया कैसी करती है। नेक्स्ट पॉइंट, एयर पोल्यूशन लिंक्ड टू हेल्थ स्केयर्स फॉर चिल्ड्रन से स्टडी। Spike in air pollution levels corresponding to an increase in visit by children to hospital emergency rooms for treatment of acute respiratory infections, finds 2-year-long study in Delhi. So, एयर पोल्यूशन जो जितनी बढ़ रही है दिल्ली में, ये सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही है चिल्ड्रन के ऊपर, बच्चों पे ये सबसे ज्यादा इफेक्ट कर रही है, स्पेशली 5 years बिलो बच्चों पे।
और वो लोग डायरेक्टली हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में जा रही है, मतलब उनकी रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन होता है, लंग्स की जो बीमारी होती है वो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। दिल्ली सीज अ सिग्निफिकेंट राइज इन पोल्यूशन इन विंटर। विंटर के वक्त दिल्ली का पोल्यूशन बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो द इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन हेल्थ इज नोन, there is a paucity of studies that links specific pollutants, for example sulfur dioxide or nitrous oxide, with adverse health outcomes. So दिल्ली के जो पॉल्यूशंस तो वैसे ही खराब होते हैं हेल्थ के लिए, पता है, लेकिन कुछ कुछ स्पेसिफिक पोल्यूटेंट है जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो हेल्थ को और ज्यादा एडवर्सली खराब कर सकती है। Previous studies have found that children are more susceptible to adverse health effects of air pollution than adults due to immature growth of lungs, making them vulnerable to inflammatory and oxidative damage. So, जो प्रीवियस स्टडीज में देखा गया है कि एयर पोल्यूशन चिल्ड्रन को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है एडल्ट से ज्यादा, क्योंकि चिल्ड्रन का जो इमैच्योर ग्रोथ ऑफ लंग्स है, उनकी जो लंग्स होती है फेफड़े बहुत इमैच्योरली ग्रोथ हुए होते हैं, एडल्ट की तरह बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई होती है, और इसलिए वहां उसमें इन्फ्लेमेटरी और ऑक्सीडेटिव डैमेज बहुत ज्यादा होता है। द स्टडी इज सिग्निफिकेंट बिकॉज it analyzed hospital visits of as many as 19,120 children over 2 years from June 2017 to February 2019. जून 2017 से फरवरी 2019 तक देखा गया है कि 19,120 चिल्ड्रन एयर पोल्यूशन से अफेक्ट होकर हॉस्पिटल में आए हैं। The study states that there was roughly 21 to 28% increase in visit of children manifesting symptoms of acute respiratory disease during days of high and moderate level pollution compared to days of low pollution. तो ये देखा गया कि जिस दिन पोल्यूशन लो होती है उस दिन से अगर कंपेयर किया जाए तो जिस दिन पोल्यूशन हाई होती है या फिर मीडियम होती है तब 21 से 28% ज्यादा चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आते हैं। सो ये डिपेंड करता है अब हमारे गवर्नमेंट के ऊपर कि वो इसे कैसे टैकल कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है हेल्थ को, स्पेशली चिल्ड्रन को, और एस्थमा वाले पेशेंट्स को ज्यादा इफेक्ट करती है। सो इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट हाउ दे ट्रीट दिस थिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंट डेज, और 23 नवंबर का इम्पोर्टेंट डे है फिनोबाची डे, फिबोनाकी डे। फिबोनाकी सीक्वेंस इज अ सीरीज ऑफ नंबर। तो ये फिबोनाकी डे होता क्या है? फिबोनाकी एक सीक्वेंस नंबर है, एक सीरीज ऑफ नंबर का सीक्वेंस है जो हमारे मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जो शायद यूपीएससी एंड आईएएस में जो मैथमेटिक्स पार्ट होंगी उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जो लॉजिकल रीजनिंग्स पार्ट होती है उसमें भी ये फिबोनाकी सीरीज का यूज किया जाता है। तो एक्चुअली ये फिबोनाकी सीरीज होता क्या है? ये एक सीरीज ऑफ नंबर है। अगर ये सीरीज ऑफ नंबर का सीक्वेंस कैसा होता है? बहुत सी सीरीज होती है जैसे कि 1 हो फिर 2 3 4, ये एक सीक्वेंस है, या फिर 1 1 2 2 3 3, ये एक सीक्वेंस है। कोई ऑड इवन का भी सीक्वेंस होता है जैसे कि 1 3 5 7, ये एक ऑड सीक्वेंस है। 2 4 6 इवन सीक्वेंस है। फिबोनाकी सीक्वेंस है जैसे कि 0 1 1 2 3 5। तो ये कैसे हो रहा है? ये पहले दो नंबर को ऐड करके तीसरी नंबर तैयार होती है। जैसे कि 0 1 को प्लस करेंगे तो थर्ड वाले जो 1 है वो आती है, फिर 1 1 प्लस करके 2 आती है, फिर 2 1 प्लस करके 3 आती है, फिर 3 2 प्लस करके 5 आती है। तो ऐसे करते करते फिबोनाकी सीरीज का सीक्वेंस चलता रहता है। ये इन्वेंट किया गया था लियोनार्डो पिसानो बोगोलो का तरफ से, जो एक इटालियन थे। और ये तो 23 नवंबर फिबोनाकी डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि फिबोनाकी डे का जो फर्स्ट जो डिजिट्स है, जो आप अगर देखें 1 1 2 3, 1 1 2 3 मतलब है नवंबर 23। जैसे कि डिजिट्स में आप देख सकते हैं 1 1 11 मतलब 11 इज नवंबर, एंड 23 इज 23। तो 23 नवंबर जो ये सीक्वेंस का पार्ट है, इसीलिए 23 नवंबर को फिबोनाकी डे मनाया जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इट्स इंपॉर्टेंट
मोटिवेशनल कोट। और आज का कोट है, माई एटीट्यूड इज दैट इफ यू पुश मी टूवर्ड्स समथिंग दैट यू थिंक इज अ वीकनेस, then I will turn that perceived weakness into a strength। ये जो कोट है ये बहुत बड़े जो बास्केटबॉल प्लेयर है उन्होंने ये कहा था, माइकल जॉर्डन ने। और उनका ये कहना था कि मेरा एटीट्यूड ऐसा है कि अगर आप मुझे किसी चीज के तरफ पुश करेंगे ये सोच के कि वो मेरा वीकनेस है, मैं वो वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ बना के उभर आऊं। सो ये हमें भी अपनी लाइफ में करनी चाहिए, क्योंकि बहुत पर्सन है जो हमें हमें हमारे वीकनेस की तरफ पुश करती है। अगर आपका कोई वीकनेस हो और किसी को आपके वीकनेस के बारे में पता हो तो वो आपको आपके वीकनेस की तरफ पुश करेगी, लेकिन आपको आपके वीकनेस की तरफ जाते हुए डरना नहीं है, हारना नहीं है। आपके वीकनेस को ही आपको अपना स्ट्रेंथ बनाना है। अगर आपने अपना वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ बना लिया तो फिर आप भी माइकल जॉर्डन की तरह एक बहुत बड़े अचीवेबल पर्सन बन सकते हैं, जो अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुका है। तो आप भी ये कर सकते हैं। आप भी जब यूपीएससी की ट्रेनिंग लेंगे या फिर कोई भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस देंगे, उसके लिए पढ़ाई करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि आपको आपके वीकनेस की तरफ से जूझना पड़े। जैसे कि बहुत स्टूडेंट्स के वीकनेस होती है एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और भी बहुत स्टूडेंट्स है जिसके बहुत सारे सब्जेक्ट्स में वीकनेस होती है। अगर आपके वो वीकनेस को अगर आपने अपना स्ट्रेंथ बना लिया तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाएं और गोल्स को अचीव करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।